नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। दरअसल अमेरिका से खबर आई है कि वहां पर जो मेन नोडल एजेंसी है कोरोना वायरस को लेकर, CDC जिसे कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट है कि अगर आपको दोनों डोज लग गई हैं, यानी कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो भी आप इस वायरस का संक्रमण दूसरों को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके नाक और गले में वायरस मौजूद होता है। भले ही आप बीमार ना पड़ें, भले ही आप अस्पताल तक ना पहुंचे, लेकिन दूसरों को बीमार कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर उन्होंने टीका नहीं लगवाया हुआ है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में मास्क पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी रिपोर्ट के बाद अमेरिका में भी हमने देखा कि अलग अलग निर्देश जो पहले मास्क को लेकर थे वो बदले गए। अब अमेरिका में यह कहा गया है कि आप मास्क जरूर पहने। पहले कहा जा रहा था कि अगर आपको दोनों डोज लग गए तो आप मास्क हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ हैं। साथ में डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर लहारिया, मास्क को पहनना अहम हो जाता है, ये तो इस बात से हमें समझ में आता है, लेकिन अगर वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज हो चुके हैं, तो कैसे वायरस का इतना वायरल लोड हमारे नाक या गले में हो सकता है? क्या ये खतरनाक भी हो सकता है जिस शख्स को वैक्सीन लगी हुई है उसके लिए भी? तो सबसे पहली बात है कि हमें याद रखना होगा कि संक्रमण होना और बीमारी होना दो अपने आप में अलग अलग बातें हैं। तो हम सुनते आ रहे हैं कि जो कोविड-19 की अलग अलग वैक्सीन होती हैं वो गंभीर बीमारी से बचाती हैं। उनका भूमिका जो संक्रमण होता है उसको कम करने में अभी इतनी अधिक नहीं समझी गई है और उस पर इतनी रिसर्च नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीनेशन हो जाता है, दोनों शॉट्स लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति में गंभीर बीमारी नहीं होती है। यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि हम जानते हैं कि व्यक्ति को संक्रमण उसके नाक या गले से होता है, और जब नाक एंड गले में वायरस होता है तो वहां मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद वो लंग्स के माध्यम से शरीर को इन्फेक्शन देता है। तो वैक्सीन उस प्रक्रिया को रोक देती है कि लंग्स के आगे वो वायरस नहीं जा पाए और उससे गंभीर बीमारी नहीं हो। लेकिन अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो वायरस गले में जाएगा और वहां मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसी वजह से उस व्यक्ति को संक्रमित पाया जा सकता है। कुछ हल्की फुल्की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को एंटीबॉडी बन गए होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार और खासतौर से गंभीर बीमारी करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन वो अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो गले तक तो वायरस जा सकता है, वहां पर एंटीबॉडी उस स्तर पर नहीं होते हैं। अगर गले में कोई वायरस को हमें मल्टीप्लिकेशन को रोकना है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, इनको म्यूकोजल एंटीबॉडी कहते हैं, वो होने चाहिए। लेकिन इस वैक्सीन में उस तरह के एंटीबॉडी नहीं होते हैं, और यही वजह है कि हम कहते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन व्यक्ति को पर्सनल प्रोटेक्शन देगा, अर्थात तो उसको गंभीर बीमारी से बचाएगी। लेकिन जो वैक्सीन के बाद मास्क आप पहनेंगे तो आप खुद भी दोबारा संक्रमित होने से बच जाएंगे, और साथ में आप यह भी रोकेंगे कि अगर आप संक्रमित हो गए तो दूसरों को फैलाने से रोकेंगे। और लगभग यही CDC की रिसर्च से निकला है। वायरस के मल्टीप्लिकेशन पर फिलहाल वैक्सीन का इतना असर नहीं समझा गया है। और दूसरी बात यह है, देखी गई CDC की जो स्टडी और अभी मैसाचुसेट्स से जो स्टडी आई थी, उसमें देखा गया कि जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड थे और जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं थे, दोनों के गले में वायरल लोड अर्थात जो वायरस की मात्रा थी वो लगभग समान थी। और इसी आधार पर CDC कह रहा है कि हो सकता है कि दोनों ग्रुप में इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता बराबर हो, इसलिए लोगों को मास्क लगाए रहना जरूरी है। जी डॉक्टर गुप्ता, अगर जो लोग वैक्सीनेटेड हैं अगर वो भी संक्रमण फैला सकते हैं, तो पहले हम सब यही कहते आ रहे थे कि अगर पैंडेमिक को रोकना है, महामारी को फैलने से रोकना है, तो टीका जरूर लगाएं। लेकिन अब सिर्फ टीका ही नहीं, इसका मतलब है दूसरे कदम भी उठाने पड़ेंगे। तो महामारी रुकती कैसे है और किस तरीके से इसमें मास्क या दूसरी जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले से ये बात कही जाती थी अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप सेफ हैं। पर एज ए डॉक्टर हम लोग हमेशा पहले भी कहते हैं अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप 100% सेफ हैं, आपको बीमारी हो सकती है। और आपको बीमारी हो सकती है, हो सकता है आपको लक्षण ज्यादा हो सकता है लक्षण आपको नहीं हो, तो आप इस कंडीशन में आप लोगों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। CDC की स्टडी में ऐसी कोई नई विशेष बात नहीं मिली है, पर कुछ ये भ्रांतियां थी लोगों के मन में, या कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि अगर आप वैक्सीनेटेड तो आप पूरी तरह सेफ हैं।
तो इससे चीज और क्लियर हो गई कि आप लगाने के बाद भी पूरी तरह सेफ नहीं, इनफैक्ट आप बाकी लोगों को फैला सकते हैं। आप देखिए, अगर हम यूएस की बात करें, वहां पे ऑलमोस्ट 50% लोगों को फुली वैक्सीनेशन मिल चुका है, जबकि भारत में 10 में से 9 लोगों को फुली वैक्सीनेशन नहीं मिला, या तो पार्शियली वैक्सीनेटेड या वैक्सीनेटेड नहीं है। 10 में सिर्फ एक व्यक्ति वैक्सीनेटेड है। अगर वो भी ये मान के चलेगा कि मैं सेफ हूं, तो मामला ठीक नहीं है। इस पूरी स्टडी का कैरी होम मैसेज ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी आप लोगों को फैला सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आपको सारे वैक्सीन कोरोना वाले प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, क्योंकि आपके आसपास ज्यादातर लोग आज भी वो लोग हैं या तो वैक्सीनेटेड नहीं है या पार्शियली वैक्सीनेटेड है। तो इसमें मास्क की अहमियत दोबारा बढ़ जाती है वैक्सीनेशन के अलावा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर लहरिया, कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी जान बचाऊं, दूसरों को भी बचाना जरूरी हो जाता है, और शायद उसमें मास्क से बेहतर कोई चीज नहीं है। सही बात है, क्योंकि हम एक तो अपने आप को बीमारी से बचाना है, साथ में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस महामारी को सामूहिक रूप से वायरस के ट्रांसमिशन को स्टॉप करें। तो हम अपनी जिम्मेदारी उठाएं, जिसमें वैक्सीनेशन करवाएं अपने आप को, और दूसरी जिम्मेदारी कि हम अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, और समाज और जिन लोगों से हम मिलते हैं उनको बचाएं। उसके लिए जरूरी है कि मास्क पहने। तो इस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और ट्रांसमिशन को स्टॉप करेंगे, तभी यह महामारी रुक सकती है, और यह मैसेज हमें लगातार देना होगा। बिल्कुल, और यही कोशिश हमारी है। डॉक्टर गुप्ता, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि मास्क को लेकर भी असमंजस रहता है कि आज की डेट में जो गाइडलाइंस कहती हैं किस तरह का मास्क पहने और कब कब पहने, अगर उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकें। देखिए, अगर आप जो नई स्टडीज हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को मास्क पहनना है। पहले हम मास्क की सिर्फ आउटडोर बातें करते थे, अब इंडोर भी बातें करते हैं, क्योंकि आपके घर में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है फुली, या आपके घर में बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं, तो मास्क को आपको अंदर बाहर दोनों जगह पहनना है। और मास्क के बारे में हम जो पहले कहते थे कि सर्जिकल मास्क होता है, अप्रोप्रिएट होता है, अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो प्रेफरेबली डबल लेयर में पहने उसको। और मास्क को कैसे डिस्पोज करना है, मास्क को जैसे क्लीन करना है, जो सारी की सारी आपकी जो गाइडलाइंस थी आपके सब मेंटेन्ड है। पर सबसे बड़ी जो कैरियर मुझसे आज डेट में ये है कि अगर आपको वैक्सीन अगर 1 डोज लगी है, 2 डोज लगी है, तो भी आपको बीमारी हो सकती है। हो सकता है आपको लक्षण ना हो, आप एसिम्प्टोमेटिक हो, इस केस में आप बाकी लोगों को फैला सकते हैं। तो अगर वैक्सीन लगी भी है तो भी आपको सारे के सारे कोरोना अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना है, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन, इंक्लूडिंग मास्क, और क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। डेल्टा वायरस अभी भी दुनिया में फैला हुआ है, और आप थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी भारत में गई नहीं है, ये कभी भी आ सकती है। बिल्कुल, और इस बात को हमें भूलना नहीं है। दूसरा ये, जिसके आप कह ही रहे थे कि अब मास्क को लेकर के लगातार गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, और अगर आप दफ्तरों में वापस लौट रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जैसे मॉल है, सिनेमाघर हैं, यहां आपका वेंटिलेशन सिस्टम एक ही है और आप वही वायरस सर्कुलेट होता रहता है, ये रिस्क हमेशा रहता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस बेहद अहम चर्चा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2 डोज वैक्सीनेशन अगर आपको लग भी जाते हैं तो उसके बाद भी आपका मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है इस महामारी को रोकने की, और उसमें आप तभी योगदान दे सकते हैं अगर आप मास्क पहनते हैं। चलिए दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। यहां कोरोना के टीकाकरण में निजी अस्पताल ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टीके नहीं लगा पा रहे हैं। यह तय हुआ था कि 25% टीके निजी अस्पताल खरीदेंगे, लेकिन निजी अस्पताल अपने हिस्से का आधा टीका भी नहीं खरीद रहे हैं, और लगभग हर राज्य में यही स्थिति देखने को मिल रही है। किसी ने भी अपना पूरा कोटा नहीं खरीदा है। जानिए क्यों। सरकारी टीका केंद्रों में टीका लगवाने वालों के लिए भीड़ के नजारे आम हैं, लेकिन क्या प्राइवेट अस्पतालों को टीकाकरण कम मुनाफे और ज्यादा परेशानी का काम लग रहा है? वे 25% टीकों का अपना पूरा कोटा क्यों नहीं खरीद रहे? महज 12% टीका ही ये अस्पताल कंपनियों से खरीद रहे हैं। अलग अलग राज्यों के निजी अस्पतालों द्वारा टीके की खरीद 10 से 23% के बीच है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के निजी अस्पताल करीब 22 से 23% टीका खरीद रहे हैं, जबकि उड़ीसा, बिहार, झारखंड सरीखे राज्यों के निजी अस्पताल 10 से 12% टीका ही ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने निजी अस्पतालों में टीके की कम खरीद को लेकर कुछ एक मौकों पर राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। उधर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का कहना है कि पहले निजी अस्पतालों को टीका खरीदने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जो पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आप 3000 डोजेस से कम नहीं ले सकते, अब उसको हटा दिया गया। अब हम 600 डोजेस भी ले सकते हैं थ्रू दी कोविन।
सरकार को उम्मीद है कि टीकाकरण के इस अभियान में निजी क्षेत्र की भूमिका काफी अहम होगी, लेकिन अभी तक टीकाकरण की बड़ी मुहिम सरकारी अस्पतालों के भरोसे ही चली है। निजी अस्पताल को लेकर नीति बनी जरूर, पर सोच के हिसाब से वो सफलता मिली नहीं। पर अच्छी बात है कि जो टीका निजी अस्पताल ले नहीं रहे, सरकार उसको खुद खरीद रही है ताकि टीकाकरण की रफ्तार बरकरार रहे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जुड़े हुए हैं, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं। और शुक्रिया डॉक्टर लहारिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज चर्चा का विषय यह है कि जो लोग कोविड से ठीक होकर आए हैं, क्या उन्हें भी टीका लगवाना जरूरी है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर लहारिया, उनकी दलील रहती है कि हमारे अंदर एक्सपोजर हो गया, एंटीबॉडी बन गई, तो ऐसे में वो टीका लगाने से कतराते हैं। आप क्या कहेंगे? यह बात सच है कि जिस व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति में एंटीबॉडी बन जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में काफी सारी रिसर्च की हैं और उसमें पता चला है कि समय के साथ उन एंटीबॉडी का स्तर गिरता चला जाता है। इसलिए फिलहाल भारत सरकार सलाह देती है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से रिकवर किए हैं, तो रिकवरी के 3 महीने बाद वो अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। 3 महीने पूरे होने पर आप पहला वैक्सीन लगवा लीजिए और उसके बाद जो रिकमेंडेड शेड्यूल है उसके आधार पर सेकंड शॉट लगवा सकते हैं। और इस तरह से जो व्यक्ति रिकवर हुए हैं उनको भी वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है, लेकिन 3 महीने के अंतराल पर। जी, इस महामारी ने लगभग सभी को एक्सपर्ट बना दिया है। इसलिए ये देखते हैं कई बार लोग अपना खुद का एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमारा एंटीबॉडी लेवल ये है वो है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इस तरह के एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में, और ऐसे इसे कराना और इस पर निर्भर करना? मुझे ज्ञात है कि काफी सारे लोग अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहते हैं और उसके आधार पर समझना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि अभी इस मामले में और रिसर्च चल रही है और कहना मुश्किल है कि कितना एंटीबॉडी होना चाहिए तो व्यक्ति प्रोटेक्टेड है। तो एक बाकी वैक्सीन में एक चीज होती है कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन, वो इसमें ज्ञात नहीं है। इसलिए फिलहाल वैक्सीनेशन कराने के पहले या वैक्सीनेशन कराने के बाद कभी भी एंटीबॉडी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सरकार कहती है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका एंटीबॉडी लेवल, बिना जांच कराए आप वैक्सीन लगवाइए। 2 शॉट कंप्लीट होने के बाद आपको उसके बाद भी एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल देखा गया है और जो कॉमन रिसर्च है उसमें कहा जाता है कि हमें अपने एंटीबॉडी लेवल, अगर जिन लोगों को किसी भी वजह से एंटीबॉडी टेस्ट कराए गए हैं उसमें उनका एंटीबॉडी लेवल कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस एंटीबॉडी होने चाहिए और वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडी बनते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, उनकी मात्रा अधिक होती है। इसलिए वैक्सीनेशन कराना अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है। एंटीबॉडी से न तो बिफोर वैक्सीनेशन न आफ्टर वैक्सीनेशन कोई संबंध नहीं है, न जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है लोगों के लिए ये जानना कि एंटीबॉडी टेस्ट न कराएं। लेकिन डॉक्टर लहारिया, जाते जाते ये बता दीजिए कि ये लोग जो ठीक होकर आए हैं, अगर वो जाकर अपना टीकाकरण करवा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें? सबसे पहली बात है कि उनको वही सारी प्रक्रियाओं का पालन करना है कि जब आप टीकाकरण के लिए जा रहे हैं तो आप नाश्ता करके जाएं। साथ में आपको अगर अन्य कोई दिक्कत नहीं हो तो आप एक बार देख लीजिए कि किसी को ब्लड प्रेशर या अन्य कोई बीमारी है तो उसका दवाई लेके जाइए। ब्लड प्रेशर या कोई भी अन्य बीमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन आपकी जो दवाइयां चल रही हैं आप उनको जारी रखिए। तीसरी बात है कि हो सकता है, आपको पता होना चाहिए जो व्यक्ति वैक्सीनेशन कराने जा रहा है कि वैक्सीन के कुछ माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बुखार आ सकता है, इंजेक्शन की साइड पे लालिमा हो सकती है, वहां पर थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ी शरीर में हरारत टाइप की आ सकती है। तो आपको उन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये वैक्सीन के सामान्य लक्षण हैं जो 24 से 36 घंटे में चले जाते हैं। अगर किसी को बुखार आता है तो आप पैरासिटामोल का टैबलेट ले सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखें कि जिन लोगों को पहले कोविड-19 हो चुका है, कभी कभी उनको बाकी लोगों की तुलना में अधिक लक्षण आते हैं, जैसे उनको तेज बुखार आ सकता है, जो आम जनता की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी परिस्थिति में कुछ ऐसा लगता है कि चिंता की बात है तो आप चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।
बिल्कुल, ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, इन्हें आप आराम से दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी, जो सुरक्षा मिलेगी, वो ज्यादा अहम है। शुक्रिया डॉक्टर लहरिया, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक जल्द से जल्द अपने टीका का स्लॉट बुक कराएंगे, पहली डोज हो या दूसरी डोज, टाइम पर जरूर लगवाएं। नमस्कार।